नमस्कार दोस्तों। तो आज के स्पेशल टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है। तो और अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो हमारा 85,470 करोड़ रुपए हुआ है। और हाल ही में रिपोर्ट ये भी आई है कि एसबीआई ने रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2029 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है। इससे पहले 2027 तक चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है। तो ये हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि क्या कारण रहे हैं और हमारे लिए क्या महत्व है, और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बारिश जितने भी टॉपिक है सारे हम इससे संबंधित टॉपिक को समझेंगे। और ये हमारा स्पेशल टॉपिक है, और आज संडे है तो आज हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जितने भी आपने एक सप्ताह में टॉपिक पढ़े हैं उनका आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं स्टार्ट। तो इंडिया पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये पहली बार नहीं है। इंडिया 2019 में भी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, और ब्रिटिश को उसने क्या किया था, पीछे किया था। हमारे लिए गर्व की बात इस दृष्टिकोण से है कि जिस देश ने हम पे राज किया, 300 साल तक हमको प्रताड़ित किया, हमको राज किया, आज हम उससे आगे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है। भले ही सामाजिक इंडिकेटर और राजनीतिक जो जो दृष्टिकोण है उस संदर्भ में कहीं ना कहीं कुछ मामलों में पीछे हों, लेकिन आज हम अर्थव्यवस्था के मामले में आगे हैं तो कल इन मामलों में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला था कि भारत 2047 तक क्या बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक, ये बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। तो इंडिया पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूनाइटेड किंगडम कौन से प्लेस पे आ गया है, छठवें प्लेस पे आ गया। इससे पहले कौन है, इससे पहले हमारा यूएसए है, फिर चाइना है, ठीक, फिर जापान है, और फिर जर्मनी है, और फिर भारत है, फिर इंग्लैंड है। ठीक है। तो ये सारे दृष्टिकोण हैं। और जो भारत की जीडीपी है वो कितनी हो गई है, अभी हमने पढ़ा था, जो थंबनेल था हमारा, कि 845.7 अमेरिकी डॉलर। और वहीं जो ब्रिटेन है, यूके है, उसकी कितनी है, 80816 अमेरिकी बिलियन डॉलर। अमेरिक आईएमएफ का डेटा है, उसके अनुसार ये क्या हुआ है, डेटा कैलकुलेट हुआ है। एक ब्लूमबर्ग नाम की संस्था है, तो उनने ये डेटा को क्या किया है, कैलकुलेट किया है, तो उसके हिसाब से एस्टिमेट निकल के आया है। और भारत फर्स्ट क्वार्टर में क्या है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है। तो आईएमएफ ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। आईएमएफ ने कहा है कि एशियन पावर हाउस शब्द का जिक्र आया है, कि जो भारत है अब एशियन पावर हाउस के रूप में आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद क्या है, एशियन पावर हाउस शब्द का, देखो इन पांचों में दो तो एशिया से ही है ना। देखो, बात समझ आ रही है। और एक दशक पहले जो भारत की रैंकिंग थी वो 11वें स्थान पे था, और यूके कहाँ था, 5वें स्थान पे। तो 10 साल में हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में हमने क्या की है, प्रगति की है। बल्कि आर्थिक प्रगति किस पे डिपेंड करती है, सामाजिक और राजनीतिक जो डायमेंशन होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है।
गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी 2022-23 में कितना रहे, 7 से 7.5%। ठीक, कितना, 7 से 7.5%। और इंडिया ने 21-22 में कितना ग्रोथ ग्रोथ रजिस्टर की है, 8.7%। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या है, इंडिकेटर हैं। अब ऐसे क्या क्या कारण रहे जो देश हम पे 300 साल तक राज करता रहा, वहां के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इंडिकेटर क्या है, बहुत प्रभावशाली हैं, वो आज हमसे क्या है, पीछे है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पॉलिसी अगर बनाना है तो उसमें राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। तो ब्रिटेन में क्या हुआ है, हाल ही के दिनों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2-3 प्रधानमंत्री वहां के क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। और 4 दशक से ब्रिटेन क्या है, हाई इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई का शिकार है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो गया है, डिमांड का कम हो गया है। अगर डिमांड कम हो गई है तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी क्या होगा, कम आउटपुट देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूके है वो कैसा है, विकसित देश है। तो विकसित देश में लोगों की मानसिकता कैसी होती है, सेचुरेटेड हो जाती है, मतलब वो ज्यादा कंजप्शन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर ब्रिटेन का नागरिक भारत में आया है, मतलब कि कोई घूमने पर्यटन के रूप में आया है, तो आपने उसके हाथ में मोबाइल देखा होगा, सैमसंग का पुराना वाला मॉडल होगा। ये आप गौर से देखना। जबकि इंडिया का कोई नागरिक है, उसके पास 4 पैसे अगर आ गए तो वो क्या लेगा बेटा, एप्पल लेगा। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो वो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। विकसित राष्ट्र के साथ साथ कैसे राष्ट्र हैं, बूढ़े राष्ट्र हैं, मतलब वहां पे जो औसत आयु है वो क्या है, कम है। तो बूढ़े व्यक्तियों की वैसे भी डिमांड क्या होती है, कम होती है। और इसी बात को अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में 10 साल से एक दशक से क्या है, राजनीतिक स्थिरता है। तो दीर्घकाल रूप से हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसी को निर्माण करने में सक्षम हुए हैं, पॉलिसी को डिलीवर करने में सक्षम हुए हैं। जैसे डीबीटी हो, ठीक है, स्किल इंडिया भारत प्रोग्राम हो, मेक इन इंडिया भारत प्रोग्राम हो, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो। हमने डिजिटल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज देश का हर बच्चा बच्चा क्या करता है, फोन पे करता है। तो जबकि ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है, फोन पे ब्रिटेन में हर जगह अलाउ नहीं, मिलेगा भी नहीं आपको। समझ रहे हो। हाल ही में एक न्यूज थी कि ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि फोन पे यूपीआई को कहाँ ये लॉन्च किया जाए, ब्रिटेन में। तो ये बात महत्वपूर्ण है। भारत युवा देश है तो यहाँ पे क्या है, डिमांड भी ज्यादा है, कंजप्शन जो घरेलू जो कंजप्शन है, मांग है वो ज्यादा है। एक्सपोर्ट के अपेक्षा हम कहाँ कंजम्स करते हैं, घर में। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और भारत अभी विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील है। जो 2047 तक हम बन जाएंगे तो लोग के पास अगर 4 पैसे आ जाते हैं तो लोग अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के क्या करते हैं, चालू करते हैं, बढ़ाने का कोशिश करते हैं। और भारत ने अभी तो विकास की अंगड़ाइयां ली हैं, इसको और आगे बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। भारत की आकांक्षाएं और आशाएं क्या है, अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है, तो इसको हमें पूरा करना है। तो ऐसे कई इकोनॉमी में सुधार हुए हैं, जैसे लेबर लॉ हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, 67 रैंक पे आए थे। और कई महत्वपूर्ण सामाजिक इंडिकेटर हो, डीबीटी लेके आए हों, कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं जिससे कारण भारत में क्या बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। और लोगों की क्या, पॉकेट की क्षमता बढ़ी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है, आयुष्मान भारत योजना। तो ये सब मिला के क्या करते हैं, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जो 10 जीडीपी है, टॉप 10 सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, 22.49 ट्रिलियन डॉलर है। फिर 16.4 चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर क्या है, इंडिया है, फिर यूके है। और 10वें नंबर पे क्या है, कनाडा है।
जहाँ पे पंजाब के लोग जाने को आतुर रहते हैं। कनाडा क्या, वो तो पंजाबी बन गया है, आधा पंजाब। बात समझ में आ रही है? तो 2029 तक हम कहाँ जाएंगे? यहाँ इसको रिप्लेस करके हमको यहाँ आना है। और भारत में ये क्षमता है, भारत के पास क्या है, संसाधन है। भारत का नीति निर्माण अगर अच्छा होगा और अगर वो डिसीजन सारे इम्प्लीमेंट होंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं इंडिया में। एक मेथड होता है एक्सपेंडिचर मन की व्यय, दूसरा होता है आय, तीसरा होता है उत्पादन से संबंधित। एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, लोगों का कंजप्शन देखते हैं, सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट क्या किया गया है वो देखते हैं, चाहे सरकारी हो या फिर निजी हो, वह गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर देखते हैं। और जो नेट एक्सपोर्ट हो, आयात माइनस निर्यात, तो वो भी देखते हैं। ये सारे कैलकुलेटर से हम कौन सी विधि अपनाते हैं, व्यय विधि के द्वारा हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड में क्या होता है, वेजेस होते हैं, लोग अगर कोई काम करता है, कारक आय, तो वो वेजेस लोगों को तो उसके द्वारा करते हैं, कोई अगर सर्विस करता है तो उसके वेजेस। रेंटल ऑन कैपिटल, कैपिटल पे अगर आपको कोई रेंट मिलता है तो वो देखते हैं। और अगर किसी कंपनी है उसको प्रॉफिट हुआ तो वो देखते हैं, इसको इनकम मेथड बोलते हैं। प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जितने भाई मतलब कि अगर ये फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, ऑल गुड्स ऑफ सर्विस इन 1 ईयर, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएरी कॉस्ट है उसको शामिल हम नहीं करते। केवल किसको देखते हैं, जो फाइनल वाली गुड होती है, मतलब कंपनी से कोई गुड गई और किसी शॉप से आप खरीदने गए, तो वहां पे जो आपको लागत लगी उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बोलते हैं। और 1 ईयर में देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेथड है। कौन कौन सा, व्यय विधि है, आय है और उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज का हमारा क्या था, टॉपिक था। और इसके संबंध में आरबीआई ने भी, एसबीआई सॉरी आरबीआई नहीं, एसबीआई ने बोला है कि भारत क्या 2027 तक जर्मनी को हम पीछे छोड़ेंगे, 2019 में हम जापान को पीछे छोड़ेंगे। क्यों? क्यों भारत में 10 साल में, 8 साल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ने बड़ा बदलाव किया है। ई गवर्नेंस को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। और बहुत सारे ऐसे नीतिगत परिणाम हैं जिसने सरकार को क्या दिए, स्थिरता दी है, समाज में क्या दिया है, न्याय स्थापित किया है, आर्थिक प्रगति बढ़ी है। अगर हमें इस देश को, इस गोल को अचीव करना है तो आर्थिक विकास में हमको क्या करनी पड़ेगी, हर वर्ग की भागीदारी करनी पड़ेगी। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, समावेशी विकास होगा। और लोगों को भी ये चाहिए कि लोग देश को क्या दें, राजनीतिक स्थिरता दें, ताकि निर्णय कैसे हो सके, कठोर हो। और दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार पे क्या हो, लगाम हो, उनका उन्मूलन हो। ठीक है। और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है। समाज में धर्म के नाम पर विभाजन को बंद करना पड़ेगा। समाज को क्या होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, स्पेशली महिलाओं का। और श्रम भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम शिक्षा को क्या करें, बढ़ावा दें। हम शिक्षा में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दें। लोग क्या करें, अपना विकास करें और देश को आगे ले जाएं। तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और देश का जो बेसिक स्कूल स्ट्रक्चर है उसको लागू करना पड़ेगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। और देश राज्य को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से जो फंड एलोकेशन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास है वो भी करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।